बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के एक वीडियो श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग इंडियन इकोनॉमी जीएस के सेगमेंट से विभिन्न परीक्षाओं में जो भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, उन सबको हम यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो छात्र होते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत ही कठिन है, इसको हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ चीज़ें तो कठिन होती हैं, ये तो बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी भी कठिन नहीं कि जिसको ना किया जा सके। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा से पूरा देखने की कोशिश करें और इसको कई बार देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में जहाँ पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आपको वो बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपके मन में जो है एक इंडियन इकोनॉमी को लेकर जो भय बना हुआ है, वो ख़त्म हो सके। और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, यहाँ मैं वो बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं, ये इस श्रृंखला का पहला वीडियो है और आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर ये पूछ लिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। देखिए, अर्थव्यवस्था से सबसे पहले हमको यहाँ क्या समझना होगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। अर्थव्यवस्था अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये दो वर्ड से बना है, एक अर्थ है, दूसरा है व्यवस्था। दूसरा है व्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब धन होता है, और व्यवस्था का मतलब व्यवस्था कह सकते हैं या सिस्टम कह सकते हैं, या इसको प्रणाली भी कहा जाता है। किसी देश में, पूरे देश में जो अर्थ को, धन को लेकर जो सिस्टम होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं ना, पूरे देश में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो एक व्यवस्था के अंतर्गत होती हैं, एक सिस्टमेटिक वे में होती हैं, एक प्रणाली के अंतर्गत होती हैं, उसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार यहाँ पर पहले जानना होता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो प्रकार के लिए देखिए, हमने आप लोगों के लिए एक स्लाइड बनाया हुआ है, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखिए, अर्थव्यवस्था दो प्रकार से होता है। एक तो होता है स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब ये है ना कि ओनरशिप किसके पास होगी। स्वामित्व का मतलब कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, जिसे आप लोग कंपनी कहते हैं, उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होगा, या प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण होगा? ये इसी को यहाँ पर कहा गया स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उसका ओनरशिप किसके पास होगा। तो यहाँ पर देखिए, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है, ये दोनों को मिलाकर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था सबसे पहले यूरोप में आई थी। कहाँ पर आई थी? यूरोप में। यूरोप में आई थी अर्थव्यवस्था। अब यूरोप में इसको अपनाया गया था। यूरोप का मतलब है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों में सबसे पहले इसको अपनाया गया था, और बाद में यूएसए इत्यादि में भी इसको अपनाया गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जितने उत्पादन के साधन होते हैं ना, जिसे आप लोग कंपनी कह सकते हैं सीधे सीधे, उस पर किसका स्वामित्व होता है? निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। यानी कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ही काम करता है, गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर काम नहीं होता है। गवर्नमेंट कोई भी फैक्ट्री या कंपनी नहीं लगाती है।
सब के सब निजी व्यक्तियों के होते हैं, हाथों में होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, पूंजीपति कहते हैं। पूंजीपति, पूंजीपति उसके द्वारा यहाँ पर सारी चीजें लगाई जाती हैं। अभी सबसे पहले यूरोप में आई थी, और इसका जो है प्रादुर्भाव यानी कि आप कह सकते हैं शुरुआत कहाँ में हुई थी, सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी इसकी, इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड में जब अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई थी, तभी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। इस अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का रोल कुछ नहीं होता है, बहुत कम भूमिका होती है। तो यहाँ कह सकते हैं कि सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती है, या कह सकते हैं सरकार की बहुत कम भूमिका होती है। सरकार हस्तक्षेप नीति का पालन करती है, जिसको कहा जाता है लेजर्स फेयर। लेजर्स फेयर, लेजर्स फेयर जिसको कहा जाता है हस्तक्षेप। ये भी सवाल पूछा है, हस्तक्षेप नीति। सरकार किस नीति का पालन करती है, हस्तक्षेप। सरकार कहती है भाई जिसके पास पूंजी हो, पैसा हो, संपत्ति, वो अपनी कंपनी खड़ी करे, वो अपने हिसाब से काम करे। हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, रूल बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे, यहाँ प्रशासन हम चलाएंगे, पुलिस हमारा होगा, और जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका हमारी होगी, और बाकी सिस्टम आप करेंगे। तो यहाँ सरकार का बहुत इंटरफेयर नहीं होता है, हस्तक्षेप नीति का पालन करते हैं, यानी कि हस्तक्षेप सरकार बहुत कम से कम करती है, केवल सुरक्षा देखती है, प्रशासन देखती है, ये सब सारी चीजें देखती है। विशेषताएं देख लेते हैं। जब देखिए पूंजीपति क्या करेगा, जब पूंजीपति यहाँ पर अपना पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना है। तो पूछा भी जाता है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना उद्देश्य होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। बाजार आधारित मूल्य प्रणाली होती है, यहाँ पर जो भी चीजें निर्धारित होती हैं बाजार में निर्धारित होती हैं। कीमत तंत्र जिसको कहा जाता है, यहाँ पर कीमत तंत्र स्वतंत्र रूप से काम करता है, प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, और वही सारी चीजों का आवंटन करता है। उपभोक्ता, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट होता है, सम्राट होता है। यहाँ पर क्या होता है, उपभोक्ता सम्राट होता है, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी हो जाती हैं, और वो आपस में कंपटीशन करती हैं। जो कंपटीशन करती हैं तो उसका फायदा किसको मिलता है, वो कंज्यूमर को यानी कि उपभोक्ता को मिलता है। सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होता है, जिसको क्या कहा गया है, लेजर्स फेयर कहा गया, हस्तक्षेप नीति कहा गया। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या क्या एग्जाम्पल है आपका, अमेरिका और यूके में है। अब देखिए दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए जो सारी चीजें कमियां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में थी ना, उसी को दूर करने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट लाया गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या समस्या थी, देखिए यहाँ पर क्या है, जो पूंजीपति है वही यहाँ पर जो सब कुछ करेगा, वही इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करेगा, इकोनॉमी को आगे ले जाएगा। तो आप जाहिर सी बात है पूंजीपतियों का बोलबाला होगा, जब पूंजीपतियों का बोलबाला होगा, तो यहाँ पर अमीर व्यक्ति और अमीर होता चला जाएगा, गरीबों का कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा। आर्थिक कल्याण और गरीबों के कल्याण की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ सरकार हस्तक्षेप नीति का पालन करती है, सरकार बहुत कम यहाँ इंटरफेयर करेगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आर्थिक विषमता बढ़ती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, आर्थिक विषमता ज्यादा हो जाती है। देखिए जब आर्थिक विषमता ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आर्थिक विषमता को जो है दूर करने के लिए ही, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रणाली लाएगी, क्योंकि इसमें आर्थिक विषमता ज्यादा हो जाएगी, अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है, क्योंकि इसका शोषण होता है। तो इसके लिए विरोध के स्वरूप जो है दूसरी प्रकार की आर्थिक प्रणाली लाई गई, जिसको क्या कहा गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी आर्थिक प्रणाली। इसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका होता है, सरकार या समाज के पास होता है। आप कह सकते हैं यहाँ पर कोई निजी फर्म, कंपनी, फैक्ट्री नहीं होगी, सब के सब क्या होंगी, सरकारी होंगी, या उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, और सरकार का मतलब समाज का नियंत्रण होगा।
तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? समानता और सामाजिक कल्याण यहाँ मुख्य उद्देश्य होता है। सरकारी नियंत्रण अधिक होता है। निजी संपत्ति सीमित या नहीं, निजी संपत्ति या तो सीमित होगी या तो बहुत कम होगी। बेरोजगारी कम होती है, योजनाबद्ध विकास होता है, लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता को उतना लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि पूंजीपति यहाँ आएंगे नहीं सर, कंपनियां यहाँ पर कम होती हैं, सरकारी कंपनी होती है, इसलिए यहाँ प्रतियोगिता कंपटीशन नहीं होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वर्तमान का उत्तर कोरिया और क्यूबा, क्यूबा में आंशिक रूप से है, पूरा नहीं चलता है क्यूबा में। और पहले इसके पहले चीन इत्यादि में भी था, लेकिन अब चीन रूस में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब इन दोनों देशों ने इसको त्याग दिया है। अब वहां पर भी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था लाई जा चुकी है। अब इसमें दो समस्याएं हैं। इसमें एक क्या समस्या है कि इसमें जो है उतना प्रतियोगिता नहीं हो पाता है, तो चीजों की गुणवत्ता क्वालिटी नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं सरकारी मशीनरी जो होती है वो निष्क्रिय होती है, उतना अच्छा काम नहीं करती है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था दोनों में कुछ कुछ समस्याएं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया गया, तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था लाई गई, जिसको क्या कहा गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि इसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र एक साथ काम करेंगे। बाजार भी काम करेगा, लेकिन सरकार नियंत्रण में, गवर्नमेंट यहाँ कुछ ना कुछ कंट्रोल करती रहेगी। आर्थिक स्वतंत्रता भी रहेगा, यानी कि व्यक्ति या निजी कंपनी अपना फर्म इत्यादि लगाकर प्रोडक्शन कर सकते हैं। नियमन भी होगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का बैलेंस बनाकर सरकार चलेगी, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार आगे आती है, उनके लिए तमाम स्कीम योजनाएं लॉन्च करती है। भारत, फ्रांस, ज्यादातर देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था इस समय प्रचलन में है। तो ये देश स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार हो गए। अब इसके बाद जो है इसी में है आपका नेक्स्ट हो जाएगा, एक और विभाजन होता है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो देखिए विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार होते हैं: अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था को परंपरावादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। परंपरावादी अर्थव्यवस्था, परंपरावादी अर्थव्यवस्था यानी कि ये जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े राष्ट्र होते हैं, बहुत पिछड़े देश होते हैं, वह उसको कहा जाता है अविकसित अर्थव्यवस्था। ये विकास की दौड़ में बहुत पीछे होते हैं, यहाँ पर अत्यधिक गरीबी होती है, शिक्षा स्वास्थ्य स्तर बहुत कम होता है, उद्योग का विकास नहीं हो पाता है, ज्यादातर जो निर्भरता होती है कृषि क्षेत्र पर होती है, यानी कि सब लोग ज्यादातर कहाँ लगे होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज होते हैं। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय बहुत कम होती है। तकनीकी का अभाव होता है, लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ अशिक्षा होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो नहीं हो पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं हो पाता है, यानी कि आप कह सकते आधारभूत संरचना, बिजली, पानी, सड़क, इन सबका विकास में, अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते हैं। जो लोग होते हैं ना, यहाँ पर वो स्किल्ड नहीं होते हैं, प्रशिक्षित लोग नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें कमियां होती हैं, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होता है। ये सब सारी जो चीजें कहाँ होती हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था में। यहाँ जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय बहुत कम होती, प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। देखिए अफ्रीका के ज्यादातर जो देश है ना, वो क्या है, अविकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं, जैसे सोमालिया यहाँ हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया, और भी अफ्रीकी देश हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए जो कुछ ऐसे देश होते, देश या अर्थव्यवस्थाएं होती है ना, जो विकास के पथ पर अग्रसर होते हैं, वे प्रयत्न कर रहे होते हैं कि हम विकास कर जाएं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया, यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि जो अग्रसर होते हैं, जो विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही होती हैं। भारत भी इसमें आता है। भारत, भारत हो गया, चीन हो गया, और एशिया, एशिया के तमाम जो है राष्ट्र या जो अर्थव्यवस्थाएं किसमें आते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था में। दक्षिण अफ्रीका हो गया, जो आप ब्रिक्स नाम सुनते हैं ना, वो सब किसके हैं, विकासशील जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के सारे उदाहरण ब्रिक्स में। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सब के सब क्या है, ये विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रकार आप कह सकते हैं। इनमें बहुत सारे जो लक्षण या विशेषताएं होती हैं आप इसी अर्थव्यवस्था की ही होती हैं, लेकिन कुछ बदलाव जरूर नजर आता है। जैसे यहाँ पर औद्योगिकरण शुरू हो चुका होता है, यहाँ पर औद्योगिकरण नहीं होता है, यहाँ पर औद्योगिकरण शुरू हो चुका होता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुका होता है, मध्यम स्तर पर आ गया होता है।
गरीबी बेरोजगारी कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा हावी होते हैं। कृषि, उद्योग, सेवाएं तीनों क्षेत्र सक्रिय होते हैं, लेकिन ज्यादातर डिपेंडेंसी किस पर होती है? एग्रीकल्चर सेक्टर पर होती है। ज्यादातर जो जनसंख्या एंगेज है, लगी हुई है ना, वो कहाँ? कृषि क्षेत्र में लगी होती है, और उससे कम उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में तो बहुत कम होती है। राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? तो एग्रीकल्चर का होता है, कृषि का होता है। यहाँ पर तकनीकी का अभाव होता है, तकनीकी का अभाव होता है। ठीक है। शिक्षा का स्तर बहुत कम होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें बहुत कम होती है। बहुत सारे लक्षण जो है ना, ये अविकसित अर्थव्यवस्था के ही पाए जाते हैं। जनसंख्या यहाँ पर भी ज्यादा ही होती है, लेकिन अंतर यही है कि ये विकास के पथ पर आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर अभी कोई संभावना नहीं दिख रही। यहाँ पर संभावना दिखती है कि ये लोग आने वाले कुछ वर्षों में जो है, ये कुछ दशकों में ही आगे बढ़ जाएंगे, विकास कर जाएंगे। ठीक है। ये हो गया विकसित अर्थव्यवस्था। अब जो तीसरा, जो विकास कर चुके हैं, जहां पर सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, वो उनको क्या कहा जाता है? विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यूरोप के बहुत सारे जो है राष्ट्र या अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपका इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये सब के सब क्या है? ये विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या है? ये विकसित होते हैं, उच्च आय, यहाँ पर इनकम क्या होती है? ज्यादा होती है। तकनीकी रूप से उन्नत होते हैं, प्रति व्यक्ति आय यहाँ अधिक होती है। आधुनिक उद्योग और उन्नत तकनीकी होती है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर ज्यादा डेवलप होती है। लोग स्किल्ड पाए जाते हैं, ज्यादातर ट्रेंड लोग पाए जाते हैं। यहाँ पर रूढ़वादिता, प्राचीन परंपराएं, अशिक्षा, ये सब सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ लोगों की जो अप्रोच होती है ना, जो सोच होती है, अवेयरनेस होती है, वो बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। मानव विकास सूचकांक यहाँ पर यानी कि एचडीआई होता है, जो यहाँ पर वो हाई होता है, ज्यादा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है, रोजगार के अवसर ही यहाँ पर ज्यादा होते हैं। यहाँ पर जो लोग अक्सर जो है यहाँ पर लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा अभाव नहीं होती, सारी चीज़ें लगभग यहाँ पर मिल चुकी होती है। जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब के सब क्या है? ये विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। तो भारत की श्रेणी में, भारत ये विकासशील श्रेणी में आता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आने वाले जो कुछ क्वेश्चन हैं इसी पर जो बेस्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा बता दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है और विकासशील अर्थव्यवस्था है। एक यहाँ पर और बता देते हैं कि दो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, और स्वामित्व के आधार पर, और यहाँ पर ये हो गया स्वामित्व के आधार पर। यहाँ बी कर लेते हैं, जो आपका विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, एक सी और है यहाँ पर, आपका सी है संबंधों के आधार, संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर मतलब कि एक देश का दूसरे देश के साथ आर्थिक रूप से कैसा संबंध है, वो उस आधार पर अर्थव्यवस्था की प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं, एक होता है बंद अर्थव्यवस्था, एक होता है बंद अर्थव्यवस्था, और दूसरा होता है खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कि जहां पर क्या हो, निर्यात और आयात ना हो, दूसरे देशों से कोई भी व्यापार ना हो, निर्यात और आयात ना हो, उसको क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था। और दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब जो दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, जो व्यापार करती हो,
खुली अर्थव्यवस्था ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, ये व्यापार करती है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब व्यापार होता हो, ये हो गया। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर देखिए कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है जो अर्थव्यवस्था अ, का किसी अन्य देश के साथ कोई किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक संबंध ना हो, यानी कि जहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ना होता हो, उसको क्या कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ये बहुत बात पुरानी हो गई है। वर्तमान में बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के देश आर्थिक विकास कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो इंपोर्ट करना होता है। तो ज्यादातर अर्थव्यवस्था में इसकी क्या है, खुली अर्थव्यवस्था होती है। चलिए यहाँ पर अब सवाल में आते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब अभी हम लोगों ने देखा जहाँ पर क्या है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की विद्यमानता हो, दोनों क्षेत्र पाए जाते हो। निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब पब्लिक सेक्टर, यानी कि निजी कंपनी भी काम करती हो और सार्वजनिक कंपनी भी काम करती हो। वो दोनों कंपनी अगर जहाँ जिस अर्थव्यवस्था में काम करेगी उसको क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। वर्तमान में ज्यादातर देश की अर्थव्यवस्थाएं क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। भारत की अर्थव्यवस्था भी कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। लघु एवं बृहद, देखिए अन्य ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। लघु एवं बृहद दोनों उद्योगों की विद्यमानता। तो ये क्या है, लघु एवं बृहद दोनों उद्योगों की विद्यमानता, ये इसका जो है विशेषताएं नहीं है। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था से इसका मतलब नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही मतलब होता है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी हो और जो गवर्नमेंट सेक्टर भी हो, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों काम करते हो, उत्पादन के साधन दोनों लोग लगा सकते हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था है, वर्तमान में रूस की अर्थव्यवस्था भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। ज्यादातर देश की अर्थव्यवस्था इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। आर्थिक संदर्भ, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक समृद्धि, यहाँ पर संदर्भ नहीं समृद्धि। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, अल्प विकसित नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो देखिए विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। हालांकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील और अल्प विकसित दोनों कह सकते हैं। लेकिन विकासशील और अल्प विकसित में डिफरेंस ये होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था थोड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि वह विकास के लिए प्रयास कर रही होती है। और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो विकास के लिए बहुत प्रयत्नशील हो। थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मान सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित और विकासशील दोनों मान सकते हैं। तो यहाँ अभी फिलहाल हम लोग पहला ऑप्शन लेकर के चलते हैं कि ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ये दूसरा सही है क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही काम करते हैं। तीसरा देखिए, जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो ये कथन गलत है क्योंकि जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक नहीं है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ये कहाँ के थे, कुछ इन पर फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। और ये इन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशन। ये इसी पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र की शुरुआत की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये कब पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो 1776 में प्रकाशित हुई थी। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म ये जो पुस्तक है इसका पूरा नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कैजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूरा नाम होता है इसका।
कभी कभार सवाल पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं एन इंक्वायरी एंड inquiry into the nature and causes of wealth of nation। वेल्थ ऑफ नेशन, यहाँ पर वेल्थ ऑफ नेशन लास्ट में आता है, इसी को यहाँ पर कह दिया जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी पुस्तक है, ये इंग्लैंड के थे, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जेएम किन्स, जेएम किन्स पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जेएम किन्स, इनका पूरा नाम क्या है? जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। इनकी भी एक पुस्तक जो बहुत बार पूछी जाती है, 1936 में इनकी पुस्तक आई थी, जनरल थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। देखिए अगर यहाँ पर सही अगर नहीं स्पष्ट हो रहा तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा और इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 60 में कहा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन। प्रकाशित कब हुई थी? 1776 में ही। इसी पुस्तक को कहा जाता है इकोनॉमिक्स का बाइबल भी कहा जाता है इसको, और इसी पुस्तक के द्वारा ही जो है अर्थशास्त्र की शुरुआत भी होती है, इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जेएम किन्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे, और जिन्होंने तीसा की मंदी यानी 1930 में जो बहुत बड़ी मंदी आई थी, उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखा है और जिसको कहा गया जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसी पुस्तक के द्वारा इन्होंने विश्व में जो महान मंदी थी, बहुत बड़ी मंदी थी, ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा जाता है, उसको दूर किया था इन्होंने। अब इसमें जो पब्लिक फाइनेंस वाला आप कॉन्सेप्ट देखते हैं ना इकोनॉमी में, वो किसकी देन है? तो ये किन्स की ही देन है। पब्लिक फाइनेंस जो कॉन्सेप्ट आप देखते हैं वो किसकी देन है? तो जेएम किन्स की ही देन है वो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। भारतीय अर्थव्यवस्था के है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता पूछ रहा है। कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों काम करते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, साम्यवादी का मतलब आप समाजवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। पूंजीवादी नहीं है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ज्यादातर यूरोप की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे आपका अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब ज्यादा। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये क्या है गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था? तो गांधीवादी समाजवाद, देखिए गांधी जी के जो आर्थिक विचार थे ना, वो कहीं न कहीं जो है उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा था। जैसे क्या है, कहते थे कि जो चीजें होनी चाहिए ना, अर्थव्यवस्था देश में जो है लघु और कुटीर उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया चाहिए। वो औद्योगिकरण के खिलाफ थे, वो औद्योगिकरण के समर्थक नहीं थे। नेहरू औद्योगिकरण के समर्थक थे। तो गांधी जी ज्यादातर वो छोटे छोटे उद्योग, कुटीर और लघु उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, ये सब सारी चीजों को ज्यादा सपोर्ट करते थे, और वो जो है स्किल पर फोकस करते थे। यहाँ पर गांव को अधिक मजबूत बनाने की बात करते थे। पंचायतों के बारे में ही उनका जो है अपना विचार था। इसलिए जो गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो यहाँ पर देखिए फिर वही सवाल रिपीट करा होकर आया है
मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। यह सही होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, भारत की अर्थव्यवस्था को कैसा आप परिभाषित करना चाहेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के आधार पर हम उसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी कि यहाँ पर जो है खाद्य की कमी यानी भोजन की कमी, यानी कि जो फूड इत्यादि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है ना, उसकी कमी यहाँ बताया जा रहा है। तो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, खाद की कमी वाली नहीं, भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत बहुत से ऐसे जो है प्रोडक्ट्स के मामले में विश्व में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहता है। तो यहाँ पर पहला ये ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी आप कह सकते हैं। यहाँ पर क्या लेबर ज्यादा है ना, क्योंकि भारतीय जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। जब जनसंख्या ज्यादा तो श्रम बल ज्यादा होगा, जनसंख्या अधिक तो क्या होगा, श्रम बल भी क्या होगा, अधिक होगा, श्रम बल भी अधिक होगा। तो यही कहा जा रहा है श्रम अधिक, यहाँ पर क्या है, लेबर ज्यादा है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, सही क्या है, बी ऑप्शन। जी देखते हैं, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था, यानी कि ये कहा जा रहा है कि भारत में जो ट्रेड होता है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, क्या वो ज्यादा होता है, अधिक होता है, तो नहीं है। भारत का व्यापार बहुत अधिक नहीं है, विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बहुत अधिक नहीं है। तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि पूंजी बहुत कम पाई जाती है। तो यहाँ पूंजी अधिक नहीं है, कैपिटल ज्यादा नहीं है, कैपिटल सरप्लस नहीं है, कैपिटल कम है। यहाँ पर क्या लेबर ज्यादा है। तो ये डी वाला ऑप्शन भी यहाँ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए देश की निधि में निम्न में से कौन सा आर्थिक तत्व है। देखिए देश की निधि में इसका मतलब क्या है, निम्न में से आप कह सकते हैं कौन सा आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व देखिए देखिए यहाँ पर जो चीजें हैं, आर्थिक तत्व और गैर आर्थिक तत्व किसे कहा जाता है। आर्थिक तत्व का मतलब ये होता है ना जो कहीं ना कहीं इनकम से रिलेट हो, जो आप कह सकते हैं कि जो एक संपत्ति के रूप में हो और जो आर्थिक क्रिया में प्रयोग में लाई जा सके, उसको आर्थिक तत्व कहा जाता है। तो ये देखिए आर्थिक तत्व क्या है, यहाँ सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार का लेन देन, पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो आपका ये हो जाएगा आपका सामाजिक व्यवहार। आर्थिक तत्व यहाँ पर देखिए ये आर्थिक तत्व नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन आर्थिक तत्व है, पूंजी संसाधन भी आर्थिक तत्व है, क्योंकि पूंजी कहीं न कहीं कैपिटल के रूप में होती है, आप कह सकते हैं उसका आर्थिक महत्व होता है। कहीं न कहीं आप उस पैसे में आप मेजर कर सकते हैं। भूमि भी आप एक प्रकार की संपत्ति होती है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, आर्थिक संसाधन कह सकते हैं। तो ये तीन है। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन गलत है, हमें लगता है टाइपिंग मिस्टेक है। देश निम्न में से कौन सा आर्थिक तत्व नहीं है, यहाँ पर अगर जोड़ लिया जाए नहीं शब्द, तो ये पहला हो जाएगा आपका, नवा का पहला हो जाएगा। तो ये पहला सही होगा, सामाजिक व्यवहार का रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आर्थिक क्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील। तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी भी नहीं है, बहुत विकसित भी नहीं, बीच की है, तो विकासशील हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या नहीं है, श्रम का अति प्रयोग, श्रम का अति प्रयोग, प्रति व्यक्ति आय कम होना। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रति व्यक्ति आय कम है, राष्ट्रीय आय भी कम है, राष्ट्रीय आय भी कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है। तो राष्ट्रीय आय कम है क्यों, जनसंख्या भी ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि की धीमी दर, ये तो नहीं है बिल्कुल।
देखिए लक्षण पूछा कौन सा नहीं है, तो यहाँ ऊपर पूछना है जो है लक्षण। आप पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। जनसंख्या वृद्धि की धीमी दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी है नहीं, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। श्रम का अति प्रयोग ये तो है, इसका लक्षण है, तो कौन सा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय कम भी इसका लक्षण है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की धीमी दर, यहाँ पर देख लीजिए ये दो ऑप्शन सही हो रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों ही लक्षण इसके नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की धीमी दर नहीं है, वृद्धि ज्यादा है। और ये जो है आपका प्राकृतिक संसाधन भी अधिक है भारत में। जितने भी विकासशील देश है ना, प्राकृतिक संसाधन अधिक पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि उनका जो उचित तरीके से दोहन नहीं हो पाता है, इसलिए वो आर्थिक विकास के पथ पर पिछड़े हुए हैं। तो ये दो है। यहाँ पर देखिए आप इसमें कौन सा हम लगाएंगे, सी और डी में से कौन सा लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही उत्तर सही हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए, देखिए आपका पिछले दशक में यानी कि सन 2000 पहले तक, 2001 तक जो भी जनसंख्या की वृद्धि दर थी ना भारत में, ज्यादा थी। जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी, वो ज्यादा होती थी। लेकिन 2001 के बाद भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आई है। ठीक है, जैसे वृद्धि दर में क्या है, वो कमी आई है। तो ये जो ऑप्शन वृद्धि दर, धीमी वृद्धि दर, ये आप कह सकते हैं ये वर्तमान में ये टैली कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से आप ये संबंध खा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन होगा ये, जो नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 2001 तक जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा थी, उसके बाद जो है जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से निरंतर कम हो रही है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अब कम हो रही है। तो यहाँ इस समय आप इसको कह सकते हैं, ये सही मानकर चल सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कि ये तीनों ऊपर से ए और बी सी, ये तीनों क्या विशेषताएं हैं, और डी यहाँ पे विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है। देखिए क्रिया दो प्रकार की होती है, जो कि अर्थशास्त्र में मानी जाती है, एक आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब ये है ना, जो किसी रुपए पैसे के बदले किया जाता हो, जो फ्री नहीं किया जाता हो, निःशुल्क नहीं किया जाता हो, जिसके बदले कुछ ना कुछ इनकम मिलती हो, उसको कहा जाता है आर्थिक क्रिया। जिसके बदले इनकम मिलती हो या इनकम प्राप्त किया जाता हो, वही आर्थिक क्रिया होती है। ठीक है, और गैर आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया, जिसके बदले कोई इनकम नहीं दी जाती हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं किसके बदले इनकम या लाभ, प्रॉफिट, अर्निंग, इनकम मिलती है, वो सब के सब क्या आर्थिक क्रिया। देखिए स्वैच्छिक सामाजिक सेवा, आप लोगों की सेवा करेंगे समाज में जाकर, तो आपको इसके बदले कुछ इनकम मिलेगी नहीं, और आपका उद्देश्य भी नहीं होता है कि इनकम प्राप्त करना, लाभ के उद्देश्य से तो आप काम करते नहीं है। ठीक, इसलिए समाज सेवी जो होते हैं ना, वो उनकी क्रिया, जो उनके कार्य होते हैं ना, वो गैर आर्थिक में आते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। किसान जो खेती करता है, वो उसकी क्रिया कैसे आती है, वो आर्थिक क्रिया होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो इनकम के लिए काम करता है, कुछ प्रोडक्शन करने के लिए काम करता है। परिवहन भी, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, वो भी आर्थिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं न कहीं इनकम जनरेट होती है। नौकरी लोग क्यों करते हैं, इनकम के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो व्यक्ति व्यक्ति और राज्य दोनों, दोनों के हितों की मॉडल की सुरक्षा करता है। भारत का जो इंडियन इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो क्या है, कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं क्या है, निजी क्षेत्र भी काम करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र भी। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर।
और निजी क्षेत्र का मतलब ये है प्राइवेट सेक्टर, यानी कि व्यक्ति हो गया, और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब राज्य, दोनों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल व्यक्ति के हितों की बात की जाती है, और आपका जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल राज्य के हित की बात की जाती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होंगे, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की बात होती है। चलिए नेक्स्ट है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है? अल्प विकसित यानी कि जहाँ पर विकास कम हुआ है, उसकी क्या विशेषता होती है? हम लोगों ने देखा था अभी उधर, अल्प विकसित अर्थ विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार को होते हैं अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो बहुत अधिक पिछड़े होते हैं, उनकी वहां पर क्या क्या विशेषताएं होती है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, यहाँ पर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों कम होते हैं। प्रति व्यक्ति आय भी तो कम होती है, जनसंख्या अत्यधिक होती है, प्रशिक्षित लोग नहीं पाए जाते हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होता है। ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। निम्न आश्रितता अनुपात यानी कि डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? यहाँ पर कम होता नहीं, डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, परिवार बड़े होते हैं, एक परिवार में 1-2 लोग कमाने वाले होंगे और खर्च करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो डिपेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। एक ही कमाने वाले अर्निंग पर्सन पर कई लोग क्या होते हैं? डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इस क्या हो गया? ये ऑप्शन सही नहीं है। निम्न आश्रितता अनुपात नहीं बल्कि उच्च आश्रितता अनुपात होता है, तो पहला दूसरा यहाँ पर सही हो रहा है फिलहाल। तीसरा देखते हैं, तृतीय क्षेत्र में अत्यधिक कार्य बल शक्ति का होना नहीं, तृतीय क्षेत्र का मतलब सर्विस सेक्टर में ज्यादा लोग लगे होते हैं, ये बात गलत है। प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग लगे होते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब कृषि में ज्यादा लोग लगे होते हैं ना, तृतीय में थोड़ी ना लगे होते हैं, कृषि क्षेत्र पर ज्यादा लोग लगे होते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑप्शन में पहला दूसरा सही आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील श्रेणी को दर्शाती है? विकासशील श्रेणी को दर्शाती है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी विशेषता है ना जो बता रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो हम लोगों ने क्या देखा था? विकासशील अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी? जनसंख्या का दबाव अत्यधिक था, कृषि प्रमुख व्यवसाय के रूप में होता है, ये सही है। कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वही मेन होता है, ज्यादातर लोग किसमें लगे होते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहा जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी, और प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि लोग दिखने में तो लगते हैं कि वो बेरोजगार नहीं है, वो रोजगार में है, लेकिन वास्तविक रूप से वो क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी होते हैं, ज्यादातर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे अगर किसी के पास खेती हो रही है ना, तो परिवार में जितने भी लोग हैं, सब जाएंगे खेत में काम करते हैं। अगर देखा जाए वास्तविक रूप से 2 ही या 3 लोगों का काम होता है ना, लेकिन परिवार के जितने मेंबर होते हैं सब के सब जाते हैं, काम करते हैं, और दूर से देखने में लग रहा है कि वो लोग क्या है? बेरोजगार नहीं है, काम पर लगे हुए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है? बेरोजगार लोग होते हैं। जैसे अ, अगर 3 ही लोगों की आवश्यकता है काम को करने में,
तो 5 लोग 6 लोग चले गए। अगर मान लीजिए 6 लोग चले गए तो 3 एक्स्ट्रा हो रहे हैं इसमें से, 3 लोग वही क्या है, वो प्रछन्न बेरोजगार है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दिया था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। इसको ही कहा गया है प्रछन्न बेरोजगारी, और जिसको कहा जाता है इंग्लिश में डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। तो ये देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। प्रछन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है भारत में, पहला ऑप्शन भी सही, दूसरा भी सही। देखिए मानव, तीसरा क्या, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। मानव पूंजी, मानव क्या है, पूंजी के रूप में होता है। देखिए एक प्राकृतिक पूंजी होती है, जैसे लौह अयस्क हो गया, कोयला, सब सारे जो भंडार होते हैं जमीन के नीचे पाए जाते हैं, वो क्या प्राकृतिक पूंजी होते हैं। लेकिन मानव भी क्या है, एक पूंजी है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है ना, उसका महत्व तो ज्यादा है, वो बहुमूल्य पूंजी आप कह सकते हैं। तो मानव ही क्या होता है, वो पूंजी के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो मानव पाए जाते हैं भारत में, जो भी लोग हैं स्किल लोग कम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या, निम्न गुणवत्ता, यहाँ पर क्वालिटी लोगों में कम पाई जाती है, क्योंकि ट्रेंड लोग नहीं होते हैं, एजुकेटेड उतने नहीं होते हैं, स्किल्ड नहीं होते हैं। ज्यादातर लोगों के पास डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता भी एक विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो गया। चौथा देखते हैं, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उच्च सेवन। ये तो गलत है भाई। ऐसा इसलिए ना, क्योंकि भारत में जो लोग हैं ना, जिन जो भोजन है ना, वहां पर बैलेंस नहीं है भोजन में, प्रोटीन कम पाया जाता है। हालांकि भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता ज्यादा है, लेकिन उनके भोजन में प्रोटीन की कमी पाई जाती है। तो ये चौथा ऑप्शन गलत हो गया, चौथा निकाल दीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा देखिए किसमें सही है। तो डी वाला ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को श्रेणीकृत किया जा सकता है, यानी कि इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, सही है, पिछड़ी भी है, गतिहीन अर्थव्यवस्था, ये सही है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था, ये ज्यादा सही है, विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी है भारत की, तो ये ज्यादा सही है। हालांकि गतिहीन नहीं कर सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत में जो इस समय जीडीपी की ग्रोथ रेट है ना, वो 6 पॉइंट से ऊपर है, 6.5% के आसपास है। जो यहाँ पर जो है स्टेग इकोनॉमी नहीं कर सकते हैं, वो गतिहीन अर्थव्यवस्था नहीं कर सकते। इतना पिछड़ा भी नहीं है भारत। ये पहला नहीं सही होगा, तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। अर्थ विकसित अर्थव्यवस्था, अर्थ विकसित भी नहीं है, विकासशील, विकसित भी नहीं है तो विकासशील है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कृषि की प्रधानता। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि की प्रधानता है भारत में, सही बात है। भारत में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ है, औद्योगिकरण कम हुआ है, सर्विस सेक्टर में लोग कम लगे हुए हैं। उद्योगों की प्रधानता, उद्योगों की प्रधानता नहीं है, कृषि की प्रधानता। तो ये गलत हो गया, बी ऑप्शन दूसरा सही गलत हो गया। निम्न प्रति व्यक्ति आय, ये सही है। भारत में पर कैपिटा इनकम क्या है, बहुत कम है, ये सही है। उच्च बेरोजगारी भी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है। तो यहाँ पर दो वाला निकाल दीजिए, बाकी 1, 3 और 4 सही हो गया। तो 1, 3, 4 देखिए किसमें सही है, किसी में सही हो रहा है। 1, 3, 4, तो यहाँ पर देखिए डी वाले ऑप्शन में 1, 3, 4 ये ऐसा होना चाहिए यहाँ पर। तो ये हो गया 1, 3, 4, डी सही हो जाएगा ये आपका, 1, 3, 4। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड को, अपने लोगों में। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।